हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हम आगे से अब कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपकी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की 11th क्लास है। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। तो ये आपकी 4th सेमेस्टर आपके कंपलसरी पेपर 2 की क्लास है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसकी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खेलों का मैदान या खेल का मैदान का क्या महत्व होता है, ठीक है। और बहुत सारी बातें इसके बारे में जहां से आपका प्रश्न बना है प्रीवियस ईयर पेपर में, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ एक और छोटा टॉपिक था, इसीलिए मैंने एक और टॉपिक इसका ऐड कर लिया है, जिसका नाम है विद्यालय फर्नीचर। ये आपका अध्याय 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये अध्याय 4 के अंतर्गत ही ये टॉपिक आपका आ जाता है। तो बहुत ही मजे से सीखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर खेल का मैदान और फर्नीचर, विद्यालय फर्नीचर के बारे में। दोस्तों, खेल के मैदान की जरूरत क्यों पड़ती है? थोड़ा अपने शब्दों में इस चीज को बयां करिए कि खेल के मैदान की आखिर क्या जरूरत है, किस लिए खेल के मैदान की जरूरत होती है। तो सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी सोचने वाली बात नहीं है कि विद्यालय के परिसर में खेल के मैदान की जरूरत पड़ती है बच्चों को खेल खिलाने के लिए, ठीक है, खेल का महत्व बढ़ाने के लिए। इसीलिए आपके विद्यालय में, ताकि बच्चों के ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसके भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों का शारीरिक और मानसिक विकास पूरा हो सके, इसी के लिए खेलकूद का आयोजन और शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था बेहद जरूरी होती है प्रत्येक विद्यालय में, और खासकर प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि बच्चे उस समय सबसे ज्यादा सीखने की अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अध्ययन की थकान को दूर करने के लिए भी खेल क्या होता है, मनोरंजन भरा कार्य माना जाता है, क्योंकि बच्चे खेलने में बिल्कुल नहीं थकते हैं, खेलने में उनको सबसे ज्यादा मन लगता है। तो वे अध्ययन करने से थक सकते हैं, लेकिन खेलने से उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। वो वेट करते हैं कि कब हमारा गेम पीरियड हो, जैसा कि हम किया करते थे। तो अपने आप को यहाँ पर सिचुएशन में रख कर के हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम बता दें, खेल का बालकों के शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और खेल की क्रियाओं के द्वारा एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो इसी तरीके से खेल का महत्व बढ़ जाता है। पहले हम खेल के बारे में थोड़ी सी एक जनरल सी कॉमन सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद खेल के मैदान से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उस पर चलेंगे धीरे धीरे, सरल से जटिल की ओर। जो चीजें पहले आप जानते हैं उसके साथ मैं इस टॉपिक को कनेक्ट कर देती हूँ कि अच्छा, शारीरिक विकास में किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है, या फिर क्या महत्व होता है एक बच्चे के जीवन में खेल का। तो पहला बिंदु हम बात कर सकते हैं कि भैया, शारीरिक विकास में या शारीरिक स्वास्थ्य के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है खेल को। सामाजिक क्षमताओं का विकास करता है, जैसे बच्चे ग्रुप में रहना सीखते हैं, ठीक है, उनके बीच में टीम मेट या फिर आप कह सकते हैं एक टीम वाली भावना विकसित होती है कि भैया ये मेरी टीम में है तो हमें एक साथ रहना है, ठीक है। और प्लानिंग करनी बच्चे यहीं से सीखते हैं कि कैसे दूसरी टीम को हराया जाए। शिक्षा के विकास की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं खेल, है ना। और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं बच्चों के मस्तिष्क में, मन में, और सहनशीलता बढ़ाते हैं बच्चों की। तो बहुत सारे लाइफ लेसन्स बच्चे अपने प्लेग्राउंड में सीखते हैं, जो कि उन्हें आगे आने वाले जीवन में बहुत ही कारगर साबित होते हैं उनके जीवन में। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जो आपका अध्याय 4 के अंतर्गत, ये आपका जो आप कह सकते हैं ब्रॉड टर्म है, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसी के अंतर्गत आता है खेल के मैदान का प्रबंधन या खेल का मैदान। जैसा कि इससे पहली क्लास में हमने पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में जाना था, है ना, छात्रावास प्रबंधन के बारे में जाना था,
हमने आप विद्यालय भवन के प्रबंधन के बारे में जाना था। तो ये सभी टॉपिक किसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हम विद्यालय के भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। मानवीय प्रबंधन के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, खेल का मैदान। दोस्तों जो भी प्रशिक्षु अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। चलिए अब मन लगा कर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जितना भी समय हमारे पास मेरा आपके साथ मिलता है उसमें बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। और पीडीएफ की मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि बीच में आप लोग परेशान हुए रहते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे खेल के मैदान की आखिर आवश्यकता क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है। दोस्तों, विद्यालय परिसर में खेल के मैदान की व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि छात्र अध्ययन के साथ खेल भी सके, है ना। अध्ययन करने के साथ साथ बच्चा खेल भी सके, इसीलिए विद्यालय परिसर में खेल के मैदान की जरूरत पड़ती है। और एक बहुत ही अच्छी बात आपको यहाँ जानने को मिलेगी कि किसी संस्था की मान्यता के लिए खेल का मैदान होना प्रारंभिक आवश्यकता है। यानी अगर खेल का मैदान विद्यालय परिसर में नहीं है तो वह उस संस्था को मान्यता भी नहीं दी जाती। अब आप देख सकते हैं कि विद्यालय परिसर में खेल के मैदान की कितनी महत्वपूर्ण, आप कह सकते कितनी बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि आखिर आवश्यकता क्या है। अब महत्व के बारे में जानेंगे, जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनता है। बहुत ही यहाँ पर स्टार आपके लिए लगा दिए गए हैं ताकि आप पहचान कर सके कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, महत्व की बात करते हैं। छात्रों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, समुचित में सब कुछ आ जाता है, उसका शारीरिक विकास भी, उसका मानसिक विकास भी, उसका सामाजिक विकास, ठीक है, और ज्ञानात्मक विकास, हर तरीके से जो भी पहलू होते हैं एक बच्चे के व्यक्तित्व के, उनका समुचित विकास हो जाता है खेल खेलने से। दूसरा है, खेल का मैदान शिक्षा एवं शिक्षण की सहायक प्रणाली होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसी होती है जिनको हम खेल खेल में सिखा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं शिक्षा एवं शिक्षण की सहायक प्रणाली भी खेल होते हैं। खेलने से छात्रों में जिन गुणों का विकास किया जा सकता है वह कक्षा शिक्षण से नहीं किया जा सकता, है ना। तो बहुत अच्छी, कौन कौन से ऐसे गुण हो सकते हैं, यहाँ पर बात की गई है कि ऐसे गुणों का विकास होता है जिसको हम कक्षा में नहीं विकसित कर सकते। तो कौन से गुण ऐसे होते हैं, जैसे टीम वर्क का, है ना, एक साथ रह करके मिलजुल कर खेलने की बारी आती है जब, तो वो टीम वर्क उनके अंतर्गत आ जाता है। सहनशीलता की भावना उनके अंतर्गत जागृत होती है। तो इस तरीके से नेतृत्व की भावना जागृत होती है। तो ये सभी गुणों का विकास कैसे होता है, खेलने से होता है। अब इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है कैसे विद्यालय के परिसर में खेल के मैदान में बच्चे घमा चौकड़ी मचा रहे हैं और बहुत खुश है, क्योंकि बच्चों को खेलना कोई काम नहीं लगता है, उनको मजा आता है खेलने में और बहुत थकान भी दूर हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही बड़ों के साथ होता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इतना ही आपका टॉपिक था। इसका जो महत्व हमने जाना, इस पर बस थोड़ी सी आपको नजर बनानी है यहाँ पर कि किस लिए आवश्यकता होती है। बस यहीं तक आपका ये टॉपिक सीमित था, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। खाम खा की चीजें बढ़ाने से अच्छा है जितना टॉपिक आपका पूछा जाता है उतने तक हम लोग सीमित रखेंगे और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और दोस्तों, संडे में आपका टेस्ट होता है, तो इस बार भी संडे में आपका टेस्ट होगा जिसमें जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जिनका आपको एमसीक्यू की फॉर्म में, ठीक है, सही आंसर आपको उनका करना होता है। और पिछले टॉपर्स के जो आपका टेस्ट हुआ था उसके जितने भी विनर्स हैं उनके भी नाम अनाउंस किए जाएंगे उस टेस्ट में। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, विद्यालय का फर्नीचर। यहाँ से आपका दोस्तों 2 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो बहुत ही छोटा और अच्छा टॉपिक है।
बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि भैया विद्यालय में फर्नीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना, क्या महत्व होता है इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ विद्यालय में, और क्या विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था अगर ना हो तो क्या उसका शिक्षण पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यह भी हम लोग इसमें ही जान लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम इस टॉपिक में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों फर्नीचर में क्या आ जाता है, डेस्क हो गया, ठीक है, टेबल चेयर, अध्यापक की टेबल, और सभी जितने भी व्यवस्थाएं होती है जैसे शामपट हो गया, कुर्सी मेज स्टैंड कूड़ेदान, ये सभी फर्नीचर के अंतर्गत आ जाता है। तो एक बार सबसे पहले और सबसे बेसिक सी चीज हम जान लेते हैं कि एक आदर्श कक्षा के लिए किन किन फर्नीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको बताया गया है विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए सीटें होनी चाहिए जिनमें कुर्सी एवं डेस्क हो। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीटें हो। दूसरा, सांपट की व्यवस्था हो। आदर्श कक्षा की बात की जा रही है कि एक आदर्श कक्षा वही कहलाएगी जिनमें इस तरह का फर्नीचर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है, शिक्षक की मेज और कुर्सी भी होनी चाहिए। और क्या जरूरी चीजें हैं, जैसे अलमारियां, बुलेटिन बोर्ड, स्टैंड, कूड़ेदान आदि, ये सभी विद्यालय के फर्नीचर के अंतर्गत आ जाते हैं। और दोस्तों प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी के बैठने के लिए उचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जिससे वह अपना उचित आसन में बैठकर शिक्षक के शिक्षण से लाभान्वित हो सके, उसका फायदा उठा सके। और बैठने का आसन एक उचित होने पर विद्यार्थी को थकान भी देर से महसूस होती है। उचित अधिगम भी होता है। यदि उसके बैठने का जो व्यवस्था है वही सही नहीं है तो या तो बच्चा क्लास के बीच में सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी, या वो थक जाएगा। ठीक है, उसका ध्यान भटकने लगेगा, प्रकरण पर उसका ध्यान नहीं रहेगा। तो इसीलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सही फर्नीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए हम अब इसके बारे में आगे कुछ डिस्कस करते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यह आपका बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि भैया बता दीजिए फर्नीचर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान हम रखें। 2 नंबर में प्रश्न आया था, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो विद्यालय में फर्नीचर बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब फर्नीचर का निर्माण कराते हैं उसी समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह फर्नीचर किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है और उनकी अनुमानित आयु कितनी होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे तो है यहाँ पर 3rd क्लास के छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लिए डेस्क और टेबल का इंतजाम कर दिया गया है बड़े बच्चों जितना, तो क्या होगा। अब ऐसे में बच्चों के सामने क्या सिचुएशन आई कि बच्चे उचक उचक कर इस टेबल पर अपनी कॉपी में झांकने की कोशिश करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनका सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा जैसे कि हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता था। जब हम छोटे थे तो बड़े बच्चों की क्लास में कभी कभार एडजस्ट कर दिया जाता था क्योंकि उस विद्यालय की हमारी क्लास में पानी भर जाता था। तो ऐसे में क्या करते थे अध्यापक, हमें बड़े बच्चों की कक्षा में बिठा देते थे। वहां पर हमें हमारे सामने लगी डेस्क पर अपनी कॉपी में कुछ दिखाई नहीं देता था तो आधे टाइम तो हम खड़े होकर उस पर लिख देते थे। ठीक है, और बाकी बचे टाइम जब हम थक जाते तो हम बैठकर उचक उचक कर अपनी कॉपी में देखते। तो बहुत ही हंसी आती है उस चीज को सोच करके कि हमारे साथ भी ये सब चीजें हुई है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। ये आपने समझ लिया कि सबसे पहली और सबसे आवश्यक बात यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हम फर्नीचर किस क्लास के बच्चे के लिए ले रहे हैं, उसकी अनुमानित आयु कितनी है। ठीक है, उसी हिसाब से विद्यालय की कक्षों में फर्नीचर लगाया जाए। दूसरा बिंदु दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ यहीं से जो आपका सेकंड पॉइंट है, सिर्फ यहीं से आपका 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये आपका एमसीक्यू की फॉर्म में था।
ठीक है, लेकिन मैंने आपका इसी के अंतर्गत इसको इंक्लूड कर दिया गया है क्योंकि ये आपका पॉइंट यहाँ भी आ सकता है। सो गाइज, इसको हम इसी के अंतर्गत इंक्लूड करके पढ़ेंगे, यानी आपका 2016 में भी और 17 में भी पूछा जा चुका है। क्या है कि भैया छात्रों की शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार ही हम फर्नीचर का इंतजाम करें। आपका एमसीक्यू में इस तरीके से पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भैया एक फर्नीचर को क्लास में अरेंज करने के लिए किस बात का ध्यान में रखना चाहिए, तो वहां पर बताया गया था कि छात्रों की शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार या छात्रों की मानसिक अभिवृद्धि के अनुसार। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें आपका ऑप्शन ये सही था कि छात्रों की शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार कक्षा में फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा बिंदु है व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी फर्नीचर होना चाहिए। अब ऐसे कैसे, क्या अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होगी बैठने की, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। समावेशी कक्षा के अंतर्गत प्रत्येक तरह का आप कह सकते हैं हर एक बच्चा साथ में पढ़ता है, चाहे वह विकलांग कैटेगरी में आए, ठीक है, या फिर सामान्य हो। तो इस तरह से सबके लिए क्या एक समान बैठने की व्यवस्था काम कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ऐसे जो दिव्यांग बच्चा है उसके लिए हम इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे जिसपे वो कंफर्टेबल हो बैठ करके। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, अगला बिंदु है, आपको मजा आ रहा है क्लास में, सब कुछ चीजें समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और क्लास में पूरा अपना ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि यही सही समय है अपनी तैयारी को सबसे अच्छा करने के लिए और अपने फ्यूचर के लिए आपको अपना एक कदम बढ़ाने के लिए, क्योंकि खाली बैठने से कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है खाली बैठने से। तो उससे अच्छा है आपके पास जितना समय है उसमें आप अपनी तैयारी करें। तो अगला बिंदु है प्रत्येक कक्षा में फर्नीचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पंक्तिबद्ध रूप में होनी चाहिए, जिससे आगे बैठने वाले छात्र पीछे बैठने वाले छात्रों के लिए बाधा न बने। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह दी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में इस तरह की बातों का ध्यान नहीं रखा जाता कि भैया या वहाँ क्या होती है, सभी बेंच या सभी डेस्क एक समान उनकी व्यवस्था होती, पंक्ति में तो होती है लेकिन उनकी ऊंचाई समान होती है, और पीछे वाला बच्चा आगे ना तो ब्लैक बोर्ड पर देख सकता है। क्यों? क्योंकि आगे बैठने वाले बच्चों के सर उनके सामने जो है, सामने देखने के लिए उनके लिए आप कह सकते हैं कि जगह नहीं बचती है। वो पीछे या तो इधर उधर झांक करके ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे, तो उनको इस तरीके से अध्ययन करने में उनकी रुचि कम हो जाती है। तो बैठने की व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए, पहले तो पंक्तिबद्ध रूप से हो, और दूसरा ऐसा हम कर सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की पहली सीट सबसे नीचे, उसके बाद उससे थोड़ा और ऊपर सीढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर तैयार करें और उस तरह से बैठने की व्यवस्था हो ताकि पीछे बैठने वाला बच्चा साफ सामने अध्यापक और ब्लैक बोर्ड को देख सके। आगे बात करते हैं, डेस्क की ऊंचाई इतनी हो जिससे लिखते समय छात्रों को उचकने की जरूरत ना पड़े। ये आ गया हमारे वाला बिंदु कि भैया डेस्क की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को वहां पर उचकने की जरूरत ना पड़े, वह अपनी आराम से बैठ करके उस पर लिख सके। और जो डेस्क की ऊंचाई है वो बच्चे की नाभि तक होनी चाहिए, जो उसके सामने टेबल रखी होती है उसकी ऊंचाई उसकी नाभि तक होनी चाहिए, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो इस तरह से हम एक अरेंजमेंट कर सकते हैं फर्नीचर का। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि डेस्क की लगभग चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो लगभग 18 इंच डेस्क की चौड़ाई होनी चाहिए। डेस्क होती है दोस्तों जो आगे रखी होती है चेयर के सामने आपकी, और जहां आप अपनी बुक्स और अपना बैग रखते हैं तो वह होती है डेस्क। उसकी चौड़ाई बताई गई है लगभग 18 इंच तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ आपने इस बिंदु को बहुत अच्छे से जान लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपने फर्नीचर की क्या आवश्यकता होती है और किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए जब हम फर्नीचर अपनी कक्षा में लगवाएं, ठीक है। तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए जैसे एक बार और फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस टॉपिक में।
हमने जाना दोस्तों फर्नीचर का निर्माण करते समय सबसे पहले हमें छात्रों की अनुमानित आयु पता होनी चाहिए कि छात्र किस कक्षा में पढ़ता है और उसकी अनुमानित आयु क्या है, उसके अनुसार हम कक्षा में फर्नीचर की व्यवस्था करें। उसके बाद उसकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, ठीक है, और उसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और प्रत्येक कक्षा में फर्नीचर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पंक्तिबद्ध रूप से होनी चाहिए, जिससे आगे बैठने वाले छात्र पीछे बैठने वालों के लिए बाधा न बने। डेस्क की ऊंचाई इतनी हो जिसमें बच्चे को लिखते समय उचकना ना पड़े और डेस्क की चौड़ाई लगभग 18 इंच होनी चाहिए। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने खेल के मैदान का प्रबंधन कैसे किया जाए या खेल के मैदान की क्या आवश्यकता पड़ती है इस बारे में हमने सीख लिया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस टॉपिक से वो हमने सीख लिया। इसी के साथ दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया फर्नीचर की व्यवस्था, ठीक है। फर्नीचर की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और एक आदर्श कक्षा कैसी होती है, उसमें कैसा फर्नीचर होना चाहिए, कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, इस पर भी चर्चा कर लिए। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको ये बताना है कि फर्नीचर की कोई भी 3 विशेषताएं बताइए कि किस तरह का होना चाहिए फर्नीचर। अपने आप से इन बिंदुओं को अपने शब्दों में बना करके आपको बताना है ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कितनी चीजें बिना रटे सिर्फ याद करने से समझ आ गई है, ठीक है, सिर्फ सुनने से समझ में आ गई है। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना होगा। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, उनसे अनमोल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सभी के माता पिता और आप सभी को मेरा नमस्कार। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।